वो कौन सा जज्बा था जिससे फरसूदा निजामे ज़ीस्त हिला, उजड़े हुए इस वीरान गुलशन में वो किसका लहू था, वो कौन मरा। गुमनाम शहीदों के लहू से रंगी है यहां की मिट्टी। इतिहास के सन्नाटे से उभरती हजारों चीखें आज भी बयां करती हैं बरतानवी हुकूमत की दरिंदगी की दास्तां, जलियांवाला बाग में हुए कत्लेआम की कहानी। वो बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल सन 1919। नए साल की नई फसल के साथ हजारों सौगातें लेकर आती है बैसाखी। इस बैसाखी पर्व पर अपनी मन्नतें सौगातें लिए आज भी हजारों लोग अपने बाल बच्चों के साथ दरबार साहब में मत्था टेकने आए हैं। दरबार साहब में गुरबाणी गूंज रही है, सरोवर में लोग नहा रहे हैं, लोग सेवा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे लोग सुन रहे हैं गुरबाणी का अमृत संदेश। ये भोले भाले किसान नहीं जानते कि इस बार बैसाखी की खुशियों पर मौत का काला साया मंडरा रहा है, मगर लोग सहमे हुए हैं। शहर की सड़कों पर सन्नाटा है। जो 2-4 लोग गुजरते हैं वो भी दबे पांव, डरे सहमे। दरअसल ये तूफान से पहले की खामोशी है। एक अरसे से पूरा पंजाब उबल रहा है। वजह बताएंगे हमारे नेता डॉक्टर सत्यपाल। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब के हाकिम लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर ने भारत कानून के नाम पर समूचे पंजाब को फौज की गिरफ्त में ले रखा है। अभी पिछले दिनों यूरोप की बड़ी जंग के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की जनता से दौलत और ताकत, धन और जन हासिल करने की गरज से बड़े बड़े वादे किए, सुनहरे ख्वाब दिखाए। उन वादों के फरेब में आकर देश की जनता ने लाखों सिपाही और करोड़ों रुपए इस फिरंगी सरकार को दिए। अकेले पंजाब में खुद ब खुद 2 लाख सिपाही फौज में भर्ती हो गए, लाखों रुपए इकट्ठा हुए, और इसके बावजूद गवर्नर के हुक्म से पंजाब के गांव-गांव, बस्ती-बस्ती से फौजी भर्ती के लिए नौजवानों को पकड़ा गया। हर जगह से जबरन रुपए वसूल किए गए और देश की रक्षा के नाम पर हुकूमत के सारे जुल्म बर्दाश्त करती रही जनता। अपना धन जन गंवाकर कंगाल हो गया देश। आखिर 4 साल बाद पिछले साल सन 1918 में जिन मित्र देशों ने जर्मनी के खिलाफ जंग में जीत हासिल की, लड़ाई जीतने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने उन सभी मुल्कों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की घोषणा की।
और कई देशों को यह अधिकार दे भी दिया गया, मगर हम इस काबिल नहीं समझे गए और जंग में हमारे लाखों नौजवानों के बलिदान के बदले हम पर थोप दिया गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। दरअसल यह कानून हमारे हर आंदोलन को कुचलने के लिए, हक व इंसाफ मांगने वाली जनता का गला घोंटने के लिए बनाया गया है। तो भाइयों, इसी काले कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जंग का ऐलान किया है। गांधी जी के निर्देश पर अगली 30 मार्च के दिन शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा। गांधी जी के मुताबिक पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ शांतिमय तरीके से सभी लोग उपवास रखें, बाजार दुकानें कामकाज बंद करके हड़ताल करें, अलग अलग इलाकों में सार्वजनिक सभाएं करें और ईश्वर से इस आंदोलन की सफलता के लिए प्रार्थना करें। सत्याग्रह का यह तरीका सरकार को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए है। यदि इतने पर भी सरकार नहीं चेतेगी तो आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा के साथ देश की जनता में एक नया जज्बा व जुनून पैदा हो गया। आंदोलन से एक दिन पहले तारीख 29 मार्च को डॉक्टर सत्यपाल मलिक भाषण देने की पाबंदी के साथ नजरबंद कर दिए गए। इसके बावजूद 30 मार्च के दिन अमृतसर में जबरदस्त हड़ताल हुई। लोगों ने कामकाज बंद रखे। इसी सिलसिले में एक बड़ी सभा हुई जिसमें लगभग 30,000 लोग शामिल थे। अमृतसर में हड़ताल और जनसभा की खबर मिलते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडवायर आपे से बाहर हो गया। उसने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के जलसों में तकरीर करने और अखबारों में लिखने पर पाबंदी लगाते हुए उन्हें भी नजरबंद कर दिया। पंडित दीनानाथ, कोंडूमल और स्वामी अनुभवानंद के भाषण करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आंदोलन करने की तारीख 30 मार्च से आगे बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी, लेकिन खबर न पहुंच पाने की वजह से कई जगह 30 मार्च को भी हड़ताल रखी गई। दिल्ली, नडियाड और वीरमगाम जैसी जगहों पर जनता के शांतिपूर्ण जुलूस को रोककर पुलिस ने गोली डंडे चलाए। कई लोग शहीद हुए। 6 अप्रैल को अमृतसर में दोबारा हड़ताल हुई। तमाम पाबंदियों के बावजूद उस दिन जनसभा में 50,000 लोग इकट्ठा हुए। इस सभा के अध्यक्ष थे बैरिस्टर बदरुल इस्लाम खां। सभा में रॉलेट एक्ट रद्द करने और डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को नजरबंदी से छोड़ देने के प्रस्ताव पास किए गए। बदरुल इस्लाम खां ने जनता से उसी तरह शांति बनाए रखने की अपील की। 9 अप्रैल को रामनवमी थी। इसे राष्ट्रीय त्योहार मानते हुए इस दिन हिंदुओं मुसलमानों ने मिलकर जुलूस निकाला। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने नजरबंदी में ही एक जगह बैठकर यह जुलूस देखा, जो शांतिपूर्वक गुजर गया। अमृतसर की खबरें सुन सुनकर लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर का पारा चढ़ने लगा। उसने उसी वक्त डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को
जिला बदर करने का हुक्म दिया। 10 अप्रैल के दिन अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर माइक इरविन ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को मुलाकात के लिए बुलाया और उन्हें गाड़ी पर बैठाकर शहर से बाहर भेज दिया गया। कहां, यह कोई नहीं जानता था। अरे भाई, मैंने सुना है डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इन अंग्रेजों ने कहीं बाहर भेज दिया है। मैंने भी सुना है कि दोनों को जिला बदर कर दिया गया है। क्या? मुझे तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है। लगता नहीं, बिल्कुल है। हो सकता है दोनों का कत्ल कर दिया गया हो। हम लोग बदला लेंगे, इस हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर किचलू और सत्यपाल को मार दिया गया तो हम एक एक हिंदुस्तानी के बदले 100 अंग्रेज मारेंगे। अब यही होगा। इस डिप्टी कमिश्नर को इसकी औकात बतानी ही पड़ेगी। चलो भाइयों, चलो बंद करो दुकानें, आज कुछ करने का वक्त आ गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखते ही देखते बाजार बंद हो गया। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की खबर बिजली की तरह समूचे शहर में फैल गई। लोग लाठियां पीटते हुए डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर बढ़ चले। भीड़ अब जुलूस बन चुकी थी। रास्ते में कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की, मगर लोगों के तेवर देखकर उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। लेफ्टिनेंट डिक्की, कैप्टन मैसी और कुछ सिपाहियों के साथ डिप्टी कमिश्नर इरविन वहां आ पहुंचा, लेकिन इतने बड़े जुलूस को रोक पाना उसके लिए भी संभव नहीं था। नो, अपना सोल्जर्स का इधर आने तक तो ये लोग सिविल लाइंस तक पहुंच जाएगा। मगर करें क्या? कुछ भी करो, डू एनीथिंग, बट रोको नहीं। बट हाउ? फायर। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लाशों के ढेर लगने लगे थे। चीखों पुकार के बावजूद लोग डटे हुए थे, दिलों में कुर्बानी का जज्बा लिए। दिन के 12:45 हुए थे। पुलिस अफसर प्लोमर अपने सिपाहियों और घुड़सवार दस्ते के साथ वहां पहुंचा। उसने अपने सिपाहियों को मोर्चे पर तैनात कर दिया। अब भीड़ और सिपाहियों के बीच की दूरी महज 40-50 गज रह गई थी। पुलिस भीड़ को रोकना चाहती थी और भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में फौजी पलटन भी पहुंच गई। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, वरना फौज को गोली चलाना पड़ेगा। सब के सब मारे जाओगे। हमें मत धमकाओ, अपनी जान बचाओ। अपनी जान बचाओ। अरे हम तो कफन बांध कर आए हैं, मारेंगे या मरेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंधाधुंध गोलियां चल रही थीं। चारों तरफ बिखरी हुई थीं खून से लथपथ लाशें। देखते ही देखते लोगों की आंखों में खून उतर आया। आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब पूरा शहर विद्रोह पर उतारू था। हिंदू, मुसलमान, सिख सभी अपने शीश हथेली पर लिए घरों से निकल पड़े। अलग अलग जत्थों में बढ़ते हुए ये लोग नारे लगाते चारों तरफ से आगे बढ़ रहे थे। अपने रास्तों में पड़ने वाली सरकारी इमारतों, बैंकों, टाउन हॉल, गोदाम वगैरह पर ये लोग टूट पड़े। हर जगह तोड़ फोड़ के साथ वहां के अंग्रेज अफसरों
और स्टाफ के लोगों का सफाया करके आग लगा दी गई और उसी आग में झोंक दी गई अंग्रेजों की लाशें। सारा शहर जलने लगा था। आग की लपटें आकाश को छूने लगी थी। एक तरफ बगावत पर उतारू ये भीड़ सब कुछ तहस नहस करती, आग लगाती आगे बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ चर्च के स्कूल की मिशनरी टीचर मिस शेरवुड अपनी साइकिल पर सवार होकर लौट रही थीं।